So, hello everyone, I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So, एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। ठीक है, तो अच्छा देखो, भारत की प्रस्तावना से आपको पता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रियम्बल जिसको कहते हैं, इसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं। तो ठीक है, अच्छा ये बताओ ये किस पे बेस्ड थी। तो बेस्ड ऑन, तो किस पे, उद्देश्य प्रस्ताव जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इसको किसने पारित किया था। ठीक है, तो इसका आइडिया किसका था, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में हम जानते हैं इसको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको किसने पारित किया था, किसने मूव किया था, तो मूव्ड बाई, आप लिख लो इसको। तो मूव्ड बाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो JLN जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, ये भी लिख लो आप। तो 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को ये पारित किया गया और ये पहले सेशन में था। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा का जो पहला सेशन था उसमें पारित हुआ था। तो फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप इसे ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो अडॉप्ट कब किया गया, अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो प्रस्तावना कब बनी थी आपकी, तो 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो ये आपके लिए मेन डेट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 22 जनवरी वाली डेट आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इसका ये आपको याद रखना है कि ये प्रस्तावना थी, इसमें कितनी बार संशोधन हुआ, सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, संशोधन एक बार हुआ है, तो वो भी कब हुआ है, ये संशोधन कब हुआ है आपका, 42वां जो संविधान संशोधन था। ठीक है, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, तो 1976 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब इसमें क्या क्या जोड़ा गया था, हमने 3 शब्द जोड़े थे प्रस्तावना में। तो वो कौन से थे, एक सोशलिस्ट हो गया, ठीक है, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, तो समाजवादी, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर हो गया, एंड इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। तो ये 3 शब्द हमने जोड़े थे, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखने हैं तीनों के तीनों। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलो अच्छा ये बताओ, ये 2 केस है प्रस्तावना से रिलेटेड, दोनों केस हैं, इनके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड बेरूबारी केस 1960, इसमें क्या हुआ था, इसमें ये फैसला आया कि प्रियम्बल जो है आपकी ना, तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। तो प्रियम्बल वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बताया गया इसमें। ठीक है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये केस पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। अब जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में, इसमें क्या हुआ, इसमें प्रियम्बल को संविधान का भाग घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको दोनों केस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ, आपकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, कितनी प्रकार की समानता है। तो न्याय कितने प्रकार का है, न्याय मतलब जस्टिस। तो प्रस्तावना में आपके जस्टिस कितने टाइप का है, मतलब कितने टाइप का जस्टिस का उसमें बताया गया है। तो एक देखो सोशल जस्टिस हो गया, मतलब सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, मतलब 3 प्रकार के न्याय के बारे में हमने प्रस्तावना में बात की है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो पॉलिटिकल न्याय जस्टिस हो गया। ठीक है, ये 3 प्रकार के न्याय हो गए। दूसरा कौन सा है, लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है, स्वतंत्रता कितनी प्रकार, एक थॉट की स्वतंत्रता है। ठीक है, थॉट हो गया आपका, थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, थॉट हो गया, एक्सप्रेशन मतलब अपने भाव व्यक्त करना हो गया, बिलीफ हो गया, मतलब आप किसी पे भी आपका जो भी बिलीफ है उस पर स्वतंत्रता है आपको, फेथ हो गया आपका। ठीक है, तो फेथ हो गया, एंड वर्शिप हो गया। तो इन सब चीज़ों की आपको स्वतंत्रता होने में, मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में हमने प्रस्तावना में बात की है। और तीसरा क्या है, इक्वलिटी, कितने प्रकार की समानता के बारे में बात की है हमने।
तो इक्वलिटी कितने प्रकार की, हमने सिर्फ 2 प्रकार की इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इन दोनों ये 2 प्रकार की इक्वलिटी की हमने बात की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो उस मैंने सारे करा दिए इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 73वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, 73वां और 74वां दोनों हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम करते हैं 73वां। तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या क्या हुआ, पहली बात ये कब हुआ, 1992 को। 1992 को ये अमेंडमेंट आया, और कब पारित हुआ, 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया, ठीक है। अब देखो इसी 24 अप्रैल को बताओ आप, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिन कौन सा दिवस सेलिब्रेट होता है, तो इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, अच्छा ये बताओ। तो ऑब्जेक्टिव था ग्रामीण इलाकों में, जो भी आपके ग्रामीण इलाके होने वाले हैं, ठीक है, तो ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज, जो स्थानीय स्वशासन सरकार को मजबूत करना है। तो ग्रामीण इलाकों में स्थानीय सरकार को मजबूत करना, ठीक है। तो स्थानीय जो सरकार होने वाली है उसको मजबूत करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, स्थानीय सरकार को मजबूत करना। और क्या हुआ, इसी के द्वारा हमने पंचायती राज संस्था को, जो हमारी पंचायती राज संस्था थी, अच्छा एक क्वेश्चन और आपके लिए बनता है, तो इसके द्वारा हमने क्या किया, जो हमारी पंचायती राज संस्था थी, ठीक है, पंचायती राज संस्था, इसको संवैधानिक अधिकार मिल गया, मतलब संवैधानिक दर्जा मिला। तो इसी अमेंडमेंट के द्वारा मिला था, ठीक है, संवैधानिक दर्जा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये संवैधानिक दर्जा कब से मिला, तो 73वें संविधान संशोधन से, ठीक है। अब इसके द्वारा हमने कौन सा भाग जोड़ा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने संविधान में कौन सा, भाग 9, तो कौन सा भाग जोड़ा है, भाग 9 जोड़ा हमने, ठीक है, भाग 9 जोड़ा, जिसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 243 से 243O, ठीक है। तो ये इतने आर्टिकल हमने भाग 9 में जोड़ दिए। और ये इसका नाम क्या था, पंचायत नाम से इसका नाम पड़ा, पंचायत विषय नाम है इसका, ठीक है। और इसी के द्वारा हमने कौन सा अनुसूची जोड़ी, अनुसूची भी जोड़ी एक हमने, उस अनुसूची का क्या नाम है, अनुसूची का नाम है 11th अनुसूची, ठीक है। तो 11th अनुसूची भी इसी के द्वारा जोड़ी गई। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कितने विषय हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 11वीं जो अनुसूची है उसमें कितने विषयों के बारे में हमने बात की है, तो हमने बात की है 29 विषयों के बारे में। ये पूछा गया, ये नंबर पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ऐसे मत बोलना कि कुछ भी सर करा रहे हैं, तो ये सब कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ करा रहा हूँ आपको। अच्छा एक क्वेश्चन यहीं पर लिखना है आपको, पहली जो पंचायत है, फर्स्ट पंचायत कहाँ बनी, ठीक है। तो फर्स्ट पंचायत बताओ, फर्स्ट पंचायत किसी को पता है, तो ये क्वेश्चन मैंने कराया, वैसे करंट वाली क्लासेज में भी मैंने कई बार कराया है। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। अच्छा गांव का नाम भी लिख लो यार आज तुम लोग। तो विलेज का क्या नाम है, विलेज का नाम है बगदारी, ठीक है। तो बगदारी गांव में पहली ग्राम पंचायत बनी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर पूछा जाता है, यही ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पार्ट 9, ठीक है इसका। अब देखो 74वां संविधान संशोधन भी यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी इसी से रिलेटेड है। ये भी कब आया, 1992 में आया, बट लागू कब हुआ, लागू ये भी 93 में ही हुआ, ठीक है। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है। तो शहरी स्थानीय निकायों को जोड़ा गया, तो शहरी स्थानीय निकायों का संवैधानिक बनाया गया, ठीक है। तो ये दोनों पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय दोनों को महत्वपूर्ण समझना है और याद रखना है आपको, ठीक है। तो संवैधानिक दर्जा मिला। अब ये लागू कब हुआ, इसके लागू की डेट लिखो। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने बताया ही नहीं आपको, इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस होता है, ठीक है। ये तो पंचायती राज दिवस के रूप में ये सेलिब्रेट होता है। चलो तो ये लागू कब हुआ है आपका, 74वां संविधान संशोधन, तो 1 जून को, तो 1 जून 1993 को ये लागू हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसके द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया, हमने संविधान में कौन सा भाग जोड़ा, तो 9 हम जोड़ चुके हैं 73वें से, और 9th ए, ठीक है, 9th ए हमने जोड़ा 74वें संविधान संशोधन से। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, आर्टिकल 243, देखो ओ तक तो वहाँ है, ओ के बाद पी यहाँ, देन 243 ZG तक, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल जुड़े, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं,
ठीक है। और इसके द्वारा हमने अनुसूची कौन से जुड़ी, तो 12वीं अनुसूची जो जुड़ी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी। इसमें टोटल कुल मिला के 18 नगर पालिका से संबंधित शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विषय को उल्लेख है, ठीक है। तो 18 विषय इसमें और 29 विषय इसमें, ये दोनों विषयों की संख्या भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो सॉरी 3 करते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक है। यार ये तो क्वेश्चन आपको पता होगा, इसका आंसर तो आपको 10 पता है, ठीक है, बट आपको और भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो ऋग्वेदा एक ओल्डेस्ट है, मतलब पहली बात तो ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा पुराना यही वेद है, ठीक है, ओल्डेस्ट है सभी में से। इसमें टोटल कितने 1028 मंत्र हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था 1028 मंत्र के बारे में पूछा गया था, कितने मंत्र हैं इसमें अब जो आपको एक ये अस्तोमा सदगमय आपने ये सुना होगा कई जगह, ठीक है। तो अस्तोमा सदगमय ये कहाँ से लिया गया है, ये आपको ऋग्वेद से ही लिखा है, ठीक है। सदगमय तो ये आपको कहाँ से लिया गया है, ये आपको ऋग्वेद से ही लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इसमें टोटल कितने 10 मंडल के बारे में बताया गया, ठीक है। तो 10 मंडल जिनको हम बुक्स के नाम से भी जानते हैं, तो 10 मंडल या 10 बुक्स, ठीक है। तो बुक्स भी कहीं कहीं मिलता है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें निकालने हैं। तो एक तो तीसरा हो गया, 3rd नंबर का जो मंडल है, तीसरा मंडल के रचयिता कौन थे, विश्वामित्र, ठीक है। तो विश्वामित्र जी ने तीसरे को लिखा था, विश्वामित्र इसके रचयिता। इसी से तीसरे मंडल से ही आपको गायत्री मंत्र मिलता है, तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा गायत्री मंत्र के बारे में। और आपको छठवां, इसके छठवें के रचयिता बताओ, छठवें के रचयिता कौन है, भारद्वाज। तो मुनि भारद्वाज जी छठवें के, और 7वें के वशिष्ठ जी। ये कुछ आपको सिर्फ इनके रचयिता याद रखने हैं, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इनको याद करने के लिए। 8वें के कौन है, कंड ऋषि, ठीक है। तो ये कुछ आपके याद रखना है। अब आपको आते हैं 10वें पे। 10वां आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन चुका है। 9वां भी लिख लो। 9वें में क्या है, 9वें में सोम को समर्पित है, 9वां मंडल जो है आपको तो सोम को समर्पित है, इसलिए इसको सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। सोम को समर्पित मंडल है, तो सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। यार पता नहीं गला खराब सा हो रहा है। चलो, तो 9वें मंडल को हम सोम मंडल के रूप में जानते हैं। अब 10वें के बारे में बात करो, तो 10वें में बात की गई है पुरुष सूक्त की, ठीक है। तो पुरुष सूक्त, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पुरुष सूक्त का किसमें वर्णन है, तो 10वें मंडल में है। और 4 वर्ण का जो सिस्टम है ना, 4 वर्ण जो सिस्टम है, वो भी 10वें में उल्लेख मिलता है। तो ये आपको कुछ बातें याद रखिए मंडल्स के बारे में। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और यहीं पे बताओ आप मुझे। यम नचिकेता की कहानी किस में है, किस उपनिषद में है, ठीक है। यम नचिकेता हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यम नचिकेता की कहानी, और एक क्या है, एक है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों का आप आंसर करो अभी तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो दोनों का आप आंसर लिख लो अभी, मैं तो कहता हूँ यहीं पे। तो यम नचिकेता का वर्णन कहाँ है, तो ये कठोपनिषद में, ठीक है। कठोपनिषद में, ये आपको ध्यान रखना, ये रट लो आप लोग, ठीक है। तो कठोपनिषद में यम नचिकेता और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपको मुंडकोपनिषद, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद, तो ये इन दोनों उपनिषदों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चलो, अच्छा, ये चारों वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा और कर लेते हैं, ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण कौन होता है, ऋग्वेद का ब्राह्मण। उपनिषद कौन है ऋग्वेद का, कौशितकी, ठीक है। तो कौशितकी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौशितकी, ठीक, कौशितकी ये आपका इसका उपनिषद हो गया। अध्येता मतलब क्या होता है, अध्ययन करने वाला, पढ़ने वाला। तो जो ऋग्वेद को अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। तो आयुर्वेद इसका उपवेद है। तो आयुर्वेद उपवेद है। इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, प्रजापति जी इसके प्रवर्तक है, ठीक है। तो प्रजापति इसके प्रवर्तक हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण हो गया। इसके उपनिषद को क्या कहते हैं, तैत्तरीय उपनिषद हो गया इसका। और इसके अध्येता को क्या कहते हैं, अधर्व, ठीक है। तो अधर्व इसका अध्येता हो गया। और इसका उपवेद कौन है, धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद कौन सा हो गया, धनुर्वेद। ये उपवेद पूछा जाता है, ठीक है। तो इधर धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन है, विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी धनुर्वेद के प्रवर्तक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सामवेद का ब्राह्मण क्या है, सामवेद का ब्राह्मण हो गया पंचविश, ठीक है। तो सामवेद का ब्राह्मण है आपका पंचविश। उपनिषद कौन सा हो गया, छांदोग्य। तो छांदोग्य उपनिषद हो गया।
और इसके अध्येता को क्या कहते हैं, उद्गाता। तो सामवेद के अध्येता को क्या कहते हैं, उद्गाता, ठीक है, उद्गाता। और इसका उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद। तो सामवेद का उपवेद कौन है, गंधर्व वेद, जिसके प्रवर्तक कौन है, नारद मुनि, ठीक है। तो नारद जी इसके प्रवर्तक हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण के बारे में बताओ। अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन है, गोपथ ब्राह्मण। ये एग्जाम में पूछा गया है, गोपथ ब्राह्मण किसका है, तो अथर्ववेद का है। और इसके उपनिषद का क्या नाम है, मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद ये अथर्ववेद द्वारा इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अध्येता कौन है, तो इसके अध्येता को क्या कहते हैं, ब्रह्म, ठीक है। तो इसके अध्येता को हम ब्रह्म कहते हैं। और शिल्प वेद इसका उपवेद है। शिल्प वेद के प्रवर्तक कौन है बताओ, शिल्प वेद के प्रवर्तक कौन है, तो विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी शिल्प वेद के प्रवर्तक है। तो ये कुछ बातें और फैक्ट है, तो चारों वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए आसानी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वीथी शब्द का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये बताओ, गुप्त प्रशासन इसके फाउंडर कौन थे, तो गुप्ता एम्पायर बताओ। तो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे बताओ भाई, ये तो आपको बताना चाहिए कमेंट में करके, ठीक है। तो फाउंडर इसके कौन हो गए, फाउंडर आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। मतलब वास्तविक संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल भी लिख लो। तो 319 ईस्वी से 335, ठीक है, 335 ईस्वी तक ये आपका इनका कार्यकाल हो गया। इन्हीं को महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी, है ना। तो महाराजा धीराज, ये क्वेश्चन आ चुका है, आपका एसएससी ने पूछा है। तो महाराजा धीराज की उपाधि किनको मिली थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही, ठीक है। अब चलो इन्होंने एम्पायर का डिवीज़न किया, ठीक है। तो इस डिवीज़न के बारे में हम देख लेते हैं। यहीं पे सारा, यहाँ पे तो सारा आएगा नहीं, चलो मैं इस स्लाइड पे कर देता हूँ, ठीक है। तो डिवीज़न किया इन्होंने एम्पायर का, अपने जो भी इनका एम्पायर था इसका डिवीज़न हुआ, ठीक है। तो उस डिवीज़न के बारे में देख लेते हैं। तो डिवीज़न ऑफ एम्पायर, ठीक है। चलो, तो इसमें जो भी टर्म आपको मिलेंगे ना, सब कुछ याद रखना है, ठीक है। सब आपको लिखना है, नोट करना है। जो मैं लिख रहा हूँ स्लाइड में वो तो आपको नोट करना ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, टॉप पे क्या होता था, भुक्तीज। इसको क्या कहते थे, भुक्तीज, ठीक है। तो भुक्तीज, अब ये क्या होते थे, भुक्तीज को क्या कहते थे, नोन एज दे, इनको इन्हीं को प्रोविंस के नाम से जानते थे। इसी को हम प्रोविंस के नाम से जानते थे, ठीक है। तो प्रोविंस या इन्हीं को हम देश के नाम से जानते थे, देशाज। तो नोन एज देशाज, मतलब देशाज के नाम से भी यही देश के नाम से जान जाते थे। ये होते क्या थे, तो मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था, हेड कौन होता था, इनका हेड होता था। तो एडमिनिस्ट्रेड बाई कौन करता था इनका एडमिनिस्ट्रेशन, तो उपरीक्षक। तो ये लिख लेना, ये आपको पूछा जा सकता है, उपरीक्षक, ठीक है। तो उपरीक्षक, ये आपको याद रखना है। ये मतलब इन्हीं को हम गवर्नर्स भी कह सकते हैं। तो गवर्नर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। गवर्नर होते थे, वो हेड करते थे भुक्तीज को। इन्हीं को देश के नाम से या प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इनके नीचे कौन आता था, भुक्तीज के नीचे आते थे विषयाज, ठीक है। तो विषयाज, ठीक है। ये लिखना, भुक्तीज के नीचे कौन आता था, विषयाज आते थे। ये जब भुक्तीज को कई डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, तो जो डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हुए तो उनको क्या कहते थे, विषयाज, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट्स नोन एज, इन्हीं को हम डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, तो यही डिस्ट्रिक्ट होता था, मतलब इनको डिवाइड किया गया, डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, उन्हीं को हम क्या कहते थे, विषयाज कहते थे, ठीक है। ये कि इनको हेड कौन करता था, हेडेड बाई कौन करता था, इनको विषयापति, ठीक है। तो विषयापति इनको हेड करते थे, ठीक है। तो ये आपको लिख लो, विषयापति, ठीक है। तो विषयापति होता था विषया का आपका हेड। अपॉइंट कौन करता था, गवर्नर। तो अपॉइंट कौन करता था, गवर्नर अपॉइंट करते थे विषयापति को, ठीक है। तो ये आपको सब यहीं पे कनेक्ट करना है, एक फ्लो चार्ट के रूप में बना लो, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब चलो आगे, आगे क्या है, आगे इसके बाद क्या आता है आपका, विधि आता है, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो विधि, ये क्या होता था, विधि होता क्या था। अच्छा, एक यहाँ पर बीच में और लिख लो, मैं इधर ही लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। तो विषयाज के बाद होता था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता था, थोड़ा बहुत, मतलब अर्बन एरिया होता था और रूरल एरिया होता था यहाँ भी। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या जानते थे, तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होता था उसको हम किस नाम से जानते थे, उसको हम कॉल्ड गिल्ड, मतलब गिल्ड के नाम से जाना जाता था। ये आपने क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में। तो गिल्ड्स जो होते थे ना, गिल्ड्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, मैं सही से लिख देता हूँ, नहीं तो आप PDF डाउनलोड करोगे, क्लास तो करते नहीं हो। तो गिल्ड से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्हीं को हम किस नाम से जानते थे, तो नोन एज
तो नोन एज श्रेणीज, ये आपने सुना होगा क्वेश्चंस में या कहीं पे सुना होगा, तो काफ़ी चर्चित रहने वाले ये टर्म्स हैं, तो ये आप सब ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अब जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे, जब ये देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, विषयाज आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, इसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनती थी, उनको क्या कहते थे हम, विधि। तो ये होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इसी से लिख देता हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, तो बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, तो ये हो गया। तो इनको क्या इस नाम से जानते थे, इनको हम जानते थे विधि के नाम से जानते थे, ये मेन आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो नोन एज विधि, ये हो गया आपका, विधि हो गया मेन, ठीक है। इनके नीचे होता था विलेज, या इन्हीं को हम विलेज कह देते थे कई बार, ठीक है, इनके नीचे विलेज होता था या इन्हीं को हम विलेज कह देते थे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अच्छा, विधि को कौन हेड करता था, विधि को हम और किस नाम से जान सकते थे, इनको नोन एज, यहाँ पे लिख लो, तो नोन एज मतलब इनको हम भूमि के नाम से भी जानते थे, तो ठीक है, तो भूमि के नाम से जानते थे, और पताका के नाम से जानते थे, ठीक है, तो पताका हो गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेटा के नाम से, तो ये कई नाम से जाना जाता था, तो ये भी आपको लिख लेना है। अच्छा, इसको हेड कौन करता था, हेड, तो हेड कौन होता था, इसका हेड होता था, देखो हेड होता था विधि महातरस, ये आपको लिख लो, विधि महातरस, ठीक है, तो महातरस हो गया, विधि महातरस हो गया, या एकातकस हो गया, एक और नाम लिख लो, ये भी ऐसे एकटाकस, ठीक है, तो एकटाकस हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान, इसकी सही से इंग्लिश लिखो, तो ये आप इंग्लिश नोट कर लेना, AYKTAKAS, ठीक है, तो एकाटस हो गया। तो ये दोनों विधि को हेड करते थे, विधि महातरस एंड एकाटस, ठीक है, तो ये दोनों किसको हेड करते थे, विधि को हेड करते थे। तो ये आपको टोटल आपका डिवीजन हो गया, जो गुप्तकालीन एम्पायर था उसका डिवीजन मैंने इस स्लाइड में करा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, यहाँ से क्वेश्चन बना था, आपने पिछले साल भी बना था, ठीक है, तो वो भी आपको देखना है। एक गिल्ड्स के बारे में और श्रेणीज के बारे में क्वेश्चन बन चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हेड विषयापति, ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नर्स या उपरीक्षक याद रखना है। अपॉइंट कौन करता है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इनको क्या पता, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने क्या होता है, भुक्तिज, विषयाज, विधि, विलेज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, इसका ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अच्छा देखो, कुछ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था गुप्ता काल में, तो रेवेन्यू को कुछ टर्म है उनको देख लेते हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। एक हो गई आपकी बाली, तो रेवेन्यू से रिलेटेड बाली टर्म हो गई। आपको भोगा हो गया, ठीक है, भोगा या भोग हो गया, ठीक है, बाली हो गया, भोग हो गया, और हिरण्या हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है हिरण्या, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपने देखा होगा। तो इनको क्या है, बाली क्या होता था, बाली होता था आपका कंपलसरी ऑफरिंग्स होता था, ठीक है, मतलब इसको आपको देना ही पड़ता था। तो ये आपको ध्यान है, कंपलसरी ऑफरिंग्स होता, मतलब गिफ्ट होता था, मतलब आपको अपने राज्य को भेंट करनी होती थी, ये याद रख लो, ठीक है, तो ऑफरिंग्स हो गया। भोगा क्या होता था, भोगा होता था 1/6, मतलब जितना भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, तो प्रोडक्ट का 1/6 आपको देना पड़ता था भोगा के रूप में, रेवेन्यू था ये आपका। और हिरण्य क्या होता था, ये गोल्ड टैक्स था, एक प्रकार का गोल्ड टैक्स था। तो ये तीनों टर्म भी आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, भारत नौजवान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अच्छा, तो बताओ भाई, नौजवान भारत सभा, ये बताओ इसका क्या सीन है। यहीं पे लिख देंगे, हाँ ठीक है, चलो यहीं पे कर लेते हैं, चलो आ जाओ। तो नौजवान भारत सभा, अब इसके कौन है बताओ, इसके मतलब कर्ता धर्ता कौन थे बताओ। तो इसके कर्ता धर्ता का नाम लिखो, नौजवान भारत सभा, फाउंडर कौन था, फाउंडेड बाई, तो फाउंडेड बाई लिखो, फाउंडेड बाई कौन था, फाउंडर कौन था इसका, भगत सिंह, हमारे अपने भगत सिंह, ठीक है, तो भगत सिंह, ठीक है, तो भगत सिंह इसके मतलब फाउंडर थे। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा। कब फाउंडेशन हुई थी, 1926 में। तो 1926 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, कहाँ हुई थी, लाहौर में, ठीक है, तो लाहौर में इसकी फाउंडेशन हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1929 में फिर क्या हुआ, 1929 में इस पर बैन लगा दिया गया, 1929 में प्रतिबंध लगा दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा।
तो प्रतिबंधित हो गई 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा। और बाद में इसका विलय हो गया 1929 के बाद। किस में विलय हो गया? विलय हुआ किस में? विलय हुआ है अखिल भारतीय युवा लीग में। तो वो भी लिख लो, अखिल भारतीय युवा लीग में इसका विलय हो गया। ठीक है, तो अखिल भारतीय युवा लीग में इसका विलय हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी आपको बातें इनके इस नौजवान भारत सभा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, और ये किस लिए थी यहीं पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ऊपर ही लिख लो। ठीक है, ऊपर ये किस लिए थी? ये मजदूर एंड किसानों को इकट्ठा करके आज़ादी मांगी। तो ये पहली ऐसी संस्था थी जिसने मजदूरों और किसानों को मतलब इकट्ठा किया। तो मजदूर एंड किसानों का मतलब ग्रुप था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, मजदूर एंड किसान। ठीक है, और ये किसका हिस्सा थी? तो ये HRA थी आपकी। एक सोसाइटी बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो HRA का हिस्सा थी। ठीक है, तो ये HRA का हिस्सा बनाया गया इसको। ठीक है, इसी के हिस्से के रूप में काम करती थी। HRA की स्थापना कब हुई थी ये भी बता दो यहीं पे। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। 1924 में कहाँ? कानपुर में। ठीक है, तो 1924 में कानपुर में हुई। बाद में इसको भी काकोरी कांड के बाद डिसमिस कर दिया गया। देन फिर HSRA के नाम से बना। ठीक है, तो फिर HSRA आज़ाद ने इसको बनवाया, सुभाष आज़ाद। ठीक है, आज़ाद साहब ने इसको फिर बनाया वापस से। तो ये आपको HRA के बारे में मैंने पिछली क्लासेस में भी कराया है, तो ये आपको सब पता होगा। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें क्या है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बताओ भाई। तो इट वाज फाउंडेड इन पंजाब, भगत सिंह बिकेम इट्स फाउंडिंग सेक्रेटरी, इट वाज इस्टेब्लिश इन 1927। ये गलत है आपका। ठीक है, ये पंजाब या पाकिस्तान, लाहौर सब एक ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1927 ये गलत है। ठीक है, तो ये पीजेंट्स, यूथ एंड वर्कर्स के साथ काम किया गया। ये बाकी तीनों सही हैं, ये C नंबर ऑप्शन गलत है आपको। चलो, अच्छा, भगत सिंह के बारे में अब यहाँ तक आए हैं, तो इनकी एक बुक है, तो बुक लिखो भगत सिंह की एक बुक का नाम लिखो। और एक इनका केस है, सेंट्रल असेंबली केस, है ना। तो सेंट्रल असेंबली केस, इसमें क्या हुआ था, कब हुआ था? क्योंकि यही फेमस है। सेंट्रल असेंबली केस हो गया, और क्या हो गया? लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, इनको फिर फांसी हो गई, ये सब काम हुआ। तो यहाँ पर ये देखते हैं। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। चलो, इनके बारे में करते हैं। ठीक है, यार हिंदी की राइटिंग क्यों ख़राब हो जाए मेरी कभी कभी। चलो, इनकी बुक का नाम क्या है? व्हाई आई एम एथेइस्ट। तो इस बुक का नाम लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई आई एम एन एथेइस्ट। ठीक है, ये इनकी बुक थी। ठीक है, ये इनकी बुक थी, इसका बुक का नाम आपको ध्यान रखना, व्हाई आई एम एन एथीस्ट। सेंट्रल असेंबली केस, ये कब हुआ था? 8 अप्रैल की डेट थी। ठीक है, 8 अप्रैल की डेट थी, 1929 का साल था। तो 8 अप्रैल 1929 को हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? भगत और बटुकेश्वर ने, तो भगत सिंह प्लस बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लिखाए और पर्चियाँ लिख के भेजी कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये काम किया। देन इन पर मुकदमा चला 1929 में इनको मुकदमा चला और इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तब जब गांधी और इरविन समझौता हुआ था, उसमें गांधी जी ने इनकी मांग रखी थी कि भैया भगत सिंह को फांसी कैंसिल कर दो, बट कैंसिल नहीं हुई थी। तब भी गांधी जी ने उसमें साइन किया था। तब गांधी जी के जब नेक्स्ट कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें काले झंडे दिखाए गए थे। ये पूरा आपको कहानी मैंने सुनाया होगा पहले भी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ? लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, तो आपके भगत प्लस राजगुरु, तो भगत, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, तो राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सज़ा हो गई। तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये इनको फांसी दी गई। तो मार्च में फांसी दी गई, मार्च 23 का दिन था और 1931 का साल था। इनको फांसी दे दी गई, कहाँ? लाहौर जेल में। ठीक है, तो लाहौर जेल में इनको फांसी दी गई। तो ये आपको बहुत ही सैड वाला दिन था, मतलब शोक का दिन मनाया गया इस बार। चलो, ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है भगत सिंह के बारे में। यार स्टिल फील्स, मतलब लो फील करना होता है ये सब, मतलब मैं पढ़ा के यार इमोशनल हो रहा हूँ इसको, पता नहीं लोग कैसे थे। चलो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार से वर्णित किया गया है? तो भारत की जलवायु है जो भी, अब देखो मैं जलवायु के बारे में आपको यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसे समझा दूंगा, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बस मतलब आप 5 मिनट में 5 से 7 मिनट लगेगा, उसमें आपको जलवायु पूरा डन, मतलब आप
कॉन्फिडेंट हो जाओगे ब्रो, समझ जाओगे आप, मौसम की प्रेडिक्शन करने लग जाओगे कि कब बारिश होगी, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, तो भारत की जलवायु किस टाइप की है? मानसून टाइप की जलवायु, ठीक है, भारत की एक तो मानसून टाइप की जलवायु है। मानसून क्या है? मानसून को आपको पता है? मानसून शब्द कहाँ से आया? मानसून शब्द आया है ये आपको, ये आया है, एक कौन सा शब्द था, कौन सा यार, अरेबिक वर्ड था, ठीक है, एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड, और उस अरेबिक वर्ड का क्या नाम था? अरेबिक वर्ड है मौशिन, ठीक है, सॉरी, तो मौशिन, अरे यार, तो मौशिन नामक ये आपका अरेबिक वर्ड था। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सीजन, ठीक है, इसका मतलब होता है सीजन्स, मीनिंग उसका, इसका मतलब होता है सीजन्स, ठीक है। तो मौसिन नामक एक अरेबिक वर्ड था, इससे आपका मानसून बन गया, ठीक है। अब भारत में कितने टाइप की होती है? भारत में 2 टाइप की मानसून होती है, 2 टाइप का होता है। एक तो होता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, तो जो कब आता है? जून टू सितंबर, तो जून टू सितंबर तक जो चलता है आपका, ये साउथ वेस्ट मानसून हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून ये कब होता है? ये कब तक? लगभग सर्दियों में बारिश होती है, अक्टूबर टू नवंबर। तो अक्टूबर टू नवंबर में ये नॉर्थ ईस्ट मानसून भारत पे रहता है, ठीक है। ये दोनों टाइप हम डिटेल से करने वाले हैं, आपको परेशान मत होना। अच्छा, इससे केवल भारत में एक जगह वर्षा होती है, तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो वो तट है ना, उस तट का नाम बताओ भाई। क्लियर हो गया? 2 टाइप की मानसून हम करने वाले हैं इसमें डिस्कस, दोनों टाइप मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। आ जाओ चलो, तो मैं एक एक फैक्टर लिखता हूँ और फिर मैप में आपको पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो फैक्टर्स, पहले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो मानसून को इफेक्ट करते हैं, या मानसून जैसा क्यों रहता है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला फैक्टर आपका हो गया डिफरेंस हीटिंग एंड कूलिंग, मतलब डिफरेंस टेम्परेचर हो गया, मतलब जो सरफेस का हो गया डिफरेंस, पहले ये लिखो डिफरेंस हीटिंग, तो डिफरेंस हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। तो ये मेन रीज़न यही है, ठीक है, मतलब जो तटीय एरिया है और जो समुद्री एरिया है, दोनों का बहुत ही अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है हाई प्रेशर होता है। मैं आपको चलो मैप में ही दिखाता हूँ। देखो ये आपका तटीय एरिया है, ठीक है, ये आपका तटीय एरिया है, ये आपका समुद्री इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मई जून में इतनी गर्मियाँ पड़ रही होती हैं भाई, ठीक है, मई जून में इतनी गर्मियाँ पड़ती हैं कि मतलब ये मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ का हाई हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है आपका, टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाता है, ठीक है। जिससे यहाँ पर किसका? लो प्रेशर का क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। बट समुद्र का इलाका स्टिल यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, ठीक है, मतलब पानी का जो इलाका टेम्परेचर कम होता है, जिससे यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है। अब हवाएं कैसे चलती हैं? मैंने विंड्स वाला सेक्शन करवाया होगा, तो हवाएं कैसे चलती हैं? लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं भाई हवाएं आपकी। जो आपकी विंड्स हैं हमेशा ऐसे ही चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे, कुछ भी कर लो आप। तो अब हवाएं चलने लगती हैं कुछ ऐसे ही, इस डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, मैं समझ में आया कुछ आपको? अब मैं रुक जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हाई प्रेशर निर्माण होता है, हाई प्रेशर का निर्माण होता है कहाँ? समुद्र में, सीज में। तो हाई प्रेशर सीज में निर्माण होता है, बट लो प्रेशर कहाँ होता है? लो प्रेशर ऑन लैंड्स में, ठीक है, मतलब जो आपकी धरती है, मतलब मिट्टी वाला इलाका, सरफेस एरिया है, वो लैंड्स में लो प्रेशर हो गया। अब हवाएं चलेंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे चलेंगी हवाएं। ये आपका पहला रीजन हो गया, मैं भी पूरा एक साथ बता दूंगा तो सब समझ आए। दूसरा क्या हो गया? समर शिफ्ट ऑफ ITCZ। अब ITCZ क्या है सर? तो समर शिफ्ट ऑफ ITCZ, ये बहुत ही अच्छा फिनोमेना है। मैं आपको चलो इसको भी दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। तो गर्मियों में क्या होता है ना, जो ITCZ होती है, चलो यहाँ पर पहले दिखा ही देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया? मैं इसको थोड़ा साफ करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब थोड़ा उतना सही नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपको इतना लिखा रहे, चलो इतना, मैं इसको अलग ही कलर से कर लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो, जो आपकी ITCZ होती है वो ये मैं आपको पहले भूमध्य रेखा बना दूं यार, क्या क्या करना पड़ रहा है। चलो ये मान लो आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये आपकी हो गई 0 डिग्री भैया, 0 डिग्री हो गई, ठीक है। तो ITCZ क्या होती है? जो आपकी ITCZ, ठीक है, ITCZ, अच्छा ये क्या होती है बताओ भाई? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, तो इंटर ट्रॉपिकल, तो इंटर ट्रॉपिकल हो गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ठीक है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, कन्वर्जेंट मतलब मिलना,
कन्वर्जेंट जोन मतलब मिलना, ठीक है। तो अब बताता हूँ मैं यहाँ पर क्या सीन होता है। ये मेनली क्या होती हैं, तो 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ टू इक्वेटर, मतलब ये नॉर्मली होती है इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर या 5 डिग्री नीचे होती हैं, ठीक है। अरे यार क्या ही है, ठीक है। तो ये होता है 5 डिग्री ऊपर होंगी या तो 5 डिग्री नीचे होंगी, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लो प्रेशर बेल्ट। तो लो प्रेशर बेल्ट के नाम से लो प्रेशर बेल्ट के रूप में ये जानी जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब ये हो गया, ठीक है। तो अब ये मेनली कब होती हैं, तो जब जून और जुलाई में होता है। तिब्बत का पठार इतना गर्म हो रहा होता है, ठीक है। तिब्बत का पठार बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ तक पहुँच जाती हैं। चलो देखो, अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब ये ITC जेट पहले नॉर्मली कैसे होगी, मैं आपको कैसे दिखा दूँ यार। चलो यहीं पे देखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो ठीक है, देखो नॉर्मली ये ITC जेट आपकी ये हो गई, ठीक है। तो ये आपकी ITC जेट हो गई, ठीक है। ये ITC जेट नॉर्मली हो गई, बट जब जून एंड जुलाई में क्या होता है, जून एंड जुलाई में ITC जेट आपकी ऐसे हो जाती है, कुछ ऐसे। ये जो शिफ्टमेंट होती है ITC जेट, ठीक है। ITC जेट आज जून एंड जुलाई, तो जून जुलाई का जब टाइम आता है तो ITC जेट यहाँ होता है। और ITC जेट किसको क्या कहते हैं, जब ये कोई रेखा है, तो जब ट्रेड विंड्स जब मिलती हैं, ट्रेड विंड्स यहाँ पर कन्वर्जेंट होती हैं, मतलब ये ट्रेड विंड्स हैं ऐसे कन्वर्जेंट होती हैं, ठीक है। ट्रेड विंड्स ये कन्वर्जेंट होती हैं, इसलिए इसको ITC जेट कहते हैं और लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण करती हैं। तो जब ITC जेट यहाँ पर खिसक गई तो यहाँ पर बन गया लो प्रेशर बेल्ट। अब जो ट्रेड विंड्स होंगी यहाँ पर ऐसे आएंगी और नीचे से ऐसे आएंगी, ठीक है, ऐसे आएंगी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये भी एक रीज़न हो गया, ठीक है। अब भी हवाएं ऊपर ही चलेंगी, ठीक है। ये एक ITC जेट वाला सीन समझ आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, समर शिफ्ट ऑफ ITC जेट, तो ये हो गया ओवर द गंगा प्लेन, ठीक है। तो ये कब कहाँ शिफ्ट हो जाती है, ओवर गंगा प्लेन या तिब्बत प्लेटू तक शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलो ये पता हो गया, ठीक है। और तीसरा कौन सा रीजन है, तीसरा हो गया तिब्बतन प्लेटू। जो आपका तिब्बतन प्लेटू है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका होता है, इतनी गर्मी पड़ चुकी होती है। तो तिब्बत प्लेटू जो बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका है, मतलब अरे यार साफ हो जाएगा भाई। तो तिब्बत प्लेटू की बहुत ही ज़्यादा हीटिंग हो गई, मतलब ये जो आपका तिब्बत प्लेटू है ना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपका लो प्रेशर बेल्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मतलब तिब्बत प्लेटू भी लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया। और एक और रीज़न है आपका, वो भी लिख ही लो। चौथा जेट स्ट्रीम हो गया, तो जेट स्ट्रीम मूवमेंट, ठीक है। जेट स्ट्रीम का मूवमेंट हो गया। ये कहाँ होती है, कैसे चलती हैं, ये चलती हैं आपकी, ये इनको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। ईस्टर्ली मतलब वेस्ट टू ईस्ट की ओर चलती हैं, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट इनकी डायरेक्शन होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और पांचवा, हाई प्रेशर ऑन मेडागास्कर, ठीक है। तो मेडागास्कर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ रीजन है, ये फैक्टर्स हैं जो मानसून को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। ये मेडागास्कर का इलाका, यहाँ भी हाई प्रेशर इलाका बन रहा होता है, तो यहाँ से भी हवाएं ऐसे ही चलेंगी भाई, ठीक है। अब चलो हो गया, इतनी बातें पता हो गई, मैंने सारे फैक्टर्स आपको समझा दिए। एक तो देखो हो गया डिफरेंस हीटिंग एंड कूलिंग, मतलब सरफेस इतना गर्म हो चुका है आपका। ओ भाई सब हट गया क्या चलो ठीक है, आ गया। चलो तो सरफेस आपका इतना गर्म हो चुका है, ठीक है। तो जिससे यहाँ पर क्रिएट होता है आपका लो प्रेशर। अभी मेरे पास पेन नहीं बचा, हाँ ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्रिएट हो गया लो प्रेशर, यहाँ पर क्रिएट हो गया हाई प्रेशर। अब हवाएं चलेंगी ऐसे, ठीक है। ये पहला रीजन हो गया आपका समर शिफ्ट ऑफ ITC जेट जो आपकी पहले नीचे थी, इक्वेटर के आसपास थी, अब ITC जेट ऐसे हो गई है, ठीक है। तो अब ट्रेड विंड्स भी यहाँ पर मिलेंगी, ट्रेड विंड्स भी यहाँ मिलेंगे, तो यहीं पर होगी अब बारिश, मतलब नीचे से ही हवा चलेंगी। मेनली आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तीसरा हो गया तिब्बतन प्लेटू। ये जो तिब्बतन प्लेटू इतना ज़्यादा गर्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। यहाँ पर भी लो प्रेशर आपका क्रिएट हो गया। तो अब हाई प्रेशर इधर है, लो प्रेशर इधर है, तो अब हवाएं भी ऐसे ही चलेंगी, तो मानसून ऐसे ही बहेगा। जेट स्ट्रीम के कारण जेट स्ट्रीम आपकी बह रही होती हैं ऐसे, ठीक है। अब भी यहाँ हवाएं ऐसे ही चलेंगी। अब सारे रीजन्स बनाते हैं कि इंडियन प्लेटू पे कर दो वर्षा, भाई बारिश कर दो यहाँ, ठीक है। ये हो गया, चलो ये हो गया, इतना आपको पता चल गया, ठीक है। अब यार इसमें मैं दो तरीके से बताना चाहता था, चलो अब करते हैं यहाँ ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब एक रिट्रीट ऑफ मानसून और ऑनसेट ऑफ मानसून दोनों कर लेते हैं। तो पहला एक फिनोमेना क्या है, ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है। तो ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है, तो ये करना है ऑनसेट ऑफ मानसून। एंड दूसरा रिट्रीट मानसून, ठीक है। तो रिट्रीट
रिट्रीट मतलब वो जो वापस लौट रहा होता है, ठीक है, रिट्रीट ऑफ मानसून, इन दोनों के बारे में हम करने वाले हैं, ठीक है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो है। अब देखो चलने वाला अप्रैल मई में इंडियन सब कॉन्टिनेंट गर्म हो गया, ये खूब गर्म हो चुका है, अप्रैल मई का महीना है, ठीक है, तो अप्रैल या मई में गर्म हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रखा है, ठीक है, गर्म हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट हो गया लो प्रेशर, तो लो प्रेशर क्रिएट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हाई प्रेशर है। अब चल, यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पर पूरा हाई प्रेशर है, ठीक है। अब हवाएं चल रही हैं ऊपर की ओर, अब मानसून ऐसे चल रहा है आपका, ठीक है, ऐसे जैसे चल रहा है, ये हो गया पूरा। तो अब इसको हम, अब जैसे ही यहाँ पर ये वाला इलाका देख रहे हो आप, मैं ऐसे रुक जाओ, ये वाला जो आप इलाका देख रहे हो, अब यहाँ पे ये मानसून टकराएगा, देखो यहाँ पर ये मानसून जब टकराएगा, ठीक है, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, इधर वाला बढ़ जाता है, एक इधर से चलता है, ठीक है, एक इधर से, ठीक, ये यहाँ पर पूर्वी तट, सॉरी पश्चिमी तट के साइड, और इधर एक बे ऑफ बंगाल श्रेणी, ठीक है। तो ये आपको दोनों ध्यान रखना है, चलो ठीक है। तो ये दो श्रेणी में बढ़ गया, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, तो इसको हम कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। तो अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है, ये हमारी बारिश करती गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है। तो अरेबियन सी ब्रांच हो गई, और ये कौन सी ब्रांच हो गई, तो ये हो गई बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये हमारी दूसरी ब्रांच है, ये हमारी पहली ब्रांच है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये आपको दोनों ब्रांच आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारी बारिश करती है ऐसे ऐसे पूरा, ठीक है, ऐसे इलाके में धीरे 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 मानसून ऊपर चढ़ता है। तो ये आपका हो गया ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, इतना तो आपको ध्यान रखना है। ITC-Z स्टिल आपकी यहाँ से ऐसे कुछ है, ठीक है, ये हो गई आपकी ITC-Z, पूरा आपको फिनोमेना मतलब क्लियर हो रहा है ना आपको, मानसून कैसे ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, इतनी बातें आपको पता। अब देखो मानसून कब से कब, जून से स्टार्ट होता है, जून से आना स्टार्ट होता है, 1 जून को यहाँ से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे देखो 5 जून, 10 जून, 15 जून और 1 जुलाई तक पूरा 15 जुलाई तक ये पूरे इंडिया में फैल जाता है, ठीक है, पूरे इंडिया में फैल जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये आपका ऑनसेट ऑफ मानसून हो गया। अब मैं आपको रिट्रीट ऑफ मानसून कराता हूँ, यहीं पर करा दूँ क्या, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जगह नहीं है उतनी वैसे, चलो ठीक है, कोई इसमें कर लेते हैं, ठीक है। रिट्रीट ऑफ मानसून क्या होता है, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर यहाँ ड्रॉप होता है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। अब ITC-Z क्या होती है, ITC जब मैं रिट्रीट ऑफ माउंट ये करा रहा हूँ, तो इसको चलो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो यार, फिर मैं इसको साफ कर दूँ थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे कर लेते हैं बिना साफ किए। अब देखो जब होता है आपका कौन सा महीना चल गया, अब आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास, अक्टूबर या नवंबर, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको देखो, मतलब अक्टूबर नवंबर इससे साउथ हो जाता है, मतलब इक्वेटर के जो आपकी यहाँ पर जो इक्वेटर थी, अब आपकी ये इधर आ गई, इधर मतलब पूरा ITC-Z इधर मूव कर गई है, ठीक है। तो अब हवाएं किधर चलेंगी भैया, अब ऊपर से नीचे की ओर हवाएं आएंगी, मतलब हवाएं चलने वाली हैं ऐसे, समझ गए, यहाँ पे मिलने वाली, यहाँ पे कन्वर्जेंट होने वाला है ट्रेड विंड्स का, ठीक है। तो ये होने वाला है सीन। बट जो क्या होता है सीन ना, जब ये हवाएं देखो ऐसे चल रही हैं, तो पूरा ऐसे आ रही है हवाएं, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसीलिए ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट से आता है, बट ये बारिश कहाँ करता है, सिर्फ तमिलनाडु में, ओनली तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, तो कोरोमंडल तट सिर्फ यहाँ बारिश होगी इससे, ठीक है। कोरोमंडल तट में यहाँ सिर्फ जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है या रिट्रीट ऑफ मानसून होता है, तो ये सिर्फ यहीं पे तमिलनाडु में होती है। कब बारिश होती है, ठंडियों में, और इतना ही बारिश होती है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पूरा वेस्ट ऑफ बंगाल का पानी लगता है यहीं पर गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर पानी बरसता है, तो इक्वेटर तो मतलब ITC-Z साउथ शिफ्ट हो जाती है, इन ये सब कारण होता है, ठीक है। तो मानसून विंड्स का इसे रिवर्स सिस्टम भी कहते हैं, रिट्रीट ऑफ मानसून भी कहते हैं, आप कुछ भी कह लो। तो फरवरी या एंड तक ये इसका ख़त्म कब होती है, एंड कब होता है इनका, तो फरवरी मार्च तक, ठीक है, फरवरी मार्च तक ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और आपका मानसून कंप्लीट हो जाता है उस साल का। तो पूरा मैंने ट्राई किया आपको बहुत अच्छे से समझाने का, तो ये आप फिर से कर लेना एक बार, मैंने सब कुछ सारे फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, आपको मे भी समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, ये बताओ भाई।
देखो नीलगिरी पहाड़ी ये जयंतियाँ खासी गारो खासी जयंतियाँ तो मेघालय की हैं, तो आपको नीलगिरी के बारे में करना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी का बताओ। नीलगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले किसका है? पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो किसका? पश्चिमी घाट जो है ना आपका, पश्चिमी घाट, तो उसका पार्ट है। तो वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, लोकेशन कहाँ है? लोकेटेड कहाँ है ये ट्राई जंक्शन है, मतलब 3 स्टेट में ट्राई जंक्शन में, ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स, मतलब 3 राज्यों में के मिलन पॉइंट पे इसका लोकेशन है। ठीक है, वो तीनों राज्य कौन से हैं? लिख लो यहीं पर। आपको पहला हो गया कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया एंड केरल हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के पास मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, तीनों में ऐसे कुछ रहता है ये। ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से कनेक्ट करती है, कनेक्ट्स वेस्टर्न घाट, ये ऐसे लिख रहा हूँ समझ जाओगे ना, टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट ऐसे समझ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे इनको कनेक्ट करती, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी हाईएस्ट पीक बारे में बताओ। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, तो हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है बताओ भाई? तो हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? दोदा बेट्टा। ठीक है, दोदा बेट्टा, ये आपको ध्यान रखना है। दोदा बेट्टा ये आपकी इसकी हाईएस्ट पीक है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 2637 मीटर। तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इतनी बातें आपको नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में ध्यान रखना है। मैं मैप में दिखा देता हूँ। तो मैप में देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका नीलगिरी पहाड़ियों का है। ये यहाँ पर देखो। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों स्टेट्स में, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु। ठीक है, तो इन तीनों स्टेट्स को ट्राई जंक्शन पे होती हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, और मेनली यहाँ से कनेक्ट होता है ऐसे। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कनेक्ट होता है, तो इसी को यहाँ पर कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये आपको इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये देखो, अब मेघालय के बारे में देख लो। तो ये मेघालय, तो मेघालय की पहाड़ियाँ भी देख लो, अब क्वेश्चन में है तो सही। तो मेघालय, ठीक है, तो मेघालय की पहाड़ियाँ गारो हो गई, खासी हो गई, जयंतियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय की हैं। ठीक है, तो इन्हीं गारो खासी जयंतियों में ट्रैप होके यही मासिन राम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ये आपको पता होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। और ये दफला मिरी, अबोर मिली, मिसमी, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यार इन नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों से। मिकिर, पटकई, बम, सब पूछी गई हैं यार। कोई मैं किसको कह दूँ नहीं इंपॉर्टेंट, ये सब आप मैप में देखो और इसको अच्छे से रट लेना भाई। ये दाफला मिरी, अबोर, मिश्मी, ये तो आपको ध्यान ही रखना, ये ईस्टर्न हिमालय में आता है। और ये पटकई, बम, मिकीर कितनी बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो इनको सब आप ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में क्रमशः संकीर्ण और व्यापक मुद्राएं। यार ये क्वेश्चन आया था 2000, ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और सीजीएल 2024 में भी इससे रिलेटेड M1, M2, M3 से क्वेश्चन बनता है भाई। तो ये आपको देखना, ये क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ, बढ़िया से करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन भूलो ही ना। तो मुद्रा आपूर्ति, इसको कैसे डिवाइड किया गया है? मुद्रा आपूर्ति जो भी होता है, इसको कैसे डिवाइड किया गया है आपको ये देख लो। 4 प्रकार की मुद्राएं बताई गई बेसिकली। M1 हो गया, M1, ठीक है, M1 हो गया, M2 हो गया, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, तो इन चारों को देख लेते हैं, चारों क्या होती हैं। ठीक है, तो M1 क्या होता है? M1 क्या होता है? इसको हम संकीर्ण मुद्रा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम संकीर्ण मुद्रा, ये भी M2 भी संकीर्ण मुद्रा, और ये दोनों M3 और M4 व्यापक मुद्रा के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो व्यापक मुद्रा के रूप में जानी जाती हैं M3 और M4। ठीक है, अब संकीर्ण मुद्रा तो है, लेकिन है क्या? जो जनता के पास होती है नकदी मतलब जो जनता के पास सिक्के या नोट जो भी हैं वो हो गया, और प्लस डिमांड डिपॉजिट, मतलब बैंक के पास जो शुद्ध मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट इसको हो गया। और क्या होता है इसमें? प्लस चेक हो, जो चेक वगैरह जो भी हो गया, तो चेक, तो ये सब आता है आपका M1 में। तो इनको संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। M1 में क्या आता है? नकदी जमा, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास होता है, बैंक के पास जो भी मांग जमा होती है, और चेक होता है, ये सब आपका M1 कहलाता है। अब M2 क्या होता है? M2 को क्या कहते हैं? M2 कहते हैं M1 प्लस डाकघर में जो सेविंग का अकाउंट होता है, डाकघर में बचत जमा राशि, तो बचत जमा राशि,
ठीक है। तो डाकघर की ये जो बचत जमा राशि हो गई, ये हो गया M1 प्लस डाकघर की बचत जमा राशि, ठीक है। M3 क्या होता है? M3 होता है आपका M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों में शुद्ध जमा, ठीक है। तो वाणिज्यिक जो भी बैंक है, तो वाणिज्यिक बैंक में शुद्ध जमा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गई आपकी M3। सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग होता है। इसी का क्या होता है, मतलब इसका मोस्टली उपयोग होने वाला, मैक्सिमम यूज होता है इसका, तो मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। M4 क्या होता है? M4 होता है आपका M3 प्लस डाकघर में टोटल जमा, ठीक है। डाकघर में जमा, तो डाकघर में जमा, ठीक है। तो डाकघर में जमा ये हो गया M4, ठीक है। अब हो गया ये सबसे बड़ा क्या हो गया? M4 ही तो हुआ सबसे बड़ा। तरलता कैसी होती है यार इनकी? जो तरलता होती है, तरलता मतलब कितना ज़्यादा तरल है। तो तरलता के लिए मैं आपको, सबसे ज़्यादा तरल होती है M1, ठीक है। तो M1 सबसे ज़्यादा तरल होती है, फिर M2 होती है, फिर M3 होती है, फिर M4 होती है। मतलब ये आपके तरलता का केस है। तरलता के लिए आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी तरलता ऐसी होती है। अच्छा, एक और M0 भी कर ही लो यार, मैं चलो यहाँ पे करा देता हूँ। ये आपको M1 हो गई करेंसी विद द पब्लिक, डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक। M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट, मतलब बचत जो राशि होती है। M3 क्या हो गया? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, मतलब वाणिज्यिक बैंकों में जो भी जमा है। M3 क्या हो गया? टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, मतलब पोस्ट ऑफिस का टोटल। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ बचत बैंक है पोस्ट ऑफिस का M2 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। एक M0 कॉन्सेप्ट भी आया है, उसको भी लिख लो, वो क्यों छूट रहा है। M0 इसमें क्या होता है? M0 में होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब करेंसी जो भी कितनी भी करेंसी है सर्कुलेशन में, जितनी भी है वो हो गया, ठीक है। सर्कुलेशन में जितनी करेंसी हो गई वो हो गई, प्लस बैंक्स डिपॉजिट विथ RBI, मतलब बैंकर्स जो भी बैंक्स होते हैं, बैंक्स के डिपॉजिट होते हैं RBI के साथ, ठीक है। बैंक डिपॉजिट विथ RBI, ठीक है। तो विथ RBI ये हो गया इसमें। और क्या हो गया? प्लस आपका अदर डिपॉजिट विथ RBI हो गया, तो ये होता है आपका 0। तो अदर डिपॉजिट विथ RBI, ठीक है। तो ये आपका M0 भी कहलाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, माधवी मुदगल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? बताओ भाई। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, हमेशा पूछती है SSC ऐसे क्वेश्चन। तो जो आपका जो ओडिसी डांस है, ओडिसी डांस, इसके बारे में पता है? ओडिसी डांस ये पहली बात तो आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ओडिसी डांस के बारे में करते हैं पहले। तो माधवी मुदगल इसी से संबंधित है, ठीक है। तो माधवी मुदगल, ठीक है। तो माधवी मुदगल, इनके बारे में बताओ कुछ, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है। तो माधवी मुदगल, इनको पहली बात पद्मश्री मिला था। पद्मश्री कब मिला था? पद्मश्री मिला इन्हें 1990 में। तो 1990 में इन्हें पद्मश्री। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला इन्हें। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये कब मिला? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये इन्हें मिला सन 2000 में, ठीक है। 2000 में इनको ये मिला। और टाइटल ऑफ, इन्हें किसका टाइटल दिया गया? इनको टाइटल एक टाइटल मिला, टाइटल ऑफ नृत्य चूड़ामणि। तो ये लिख लो, नृत्य चूड़ामणि, ठीक है। तो नृत्य चूड़ामणि का इनको टाइटल दिया गया, ठीक है। तो ये कब मिला था इनको? 2004 में। तो इतनी बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। अच्छा, ओडिसी डांस से रिलेटेड और कौन कौन से नाम आपको ध्यान रख सकते हो? एक केलुचरण महापात्रा, तो केलुचरण महापात्रा, ठीक है। केलुचरण महापात्रा ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा? संयुक्ता पाणिग्राही। ये जो भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये सीधे आपके एग्जाम में दिखेंगे नाम। तो संयुक्ता पाणिग्राही, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्ता पाणिग्राही हो गई, सोनल मानसिंह हो गई, सोनल मानसिंह, इनका तो ये पूछ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है सोनल मानसिंह वाला। और कौन सा हो गया? मायाधर राउत, ठीक है। तो मायाधर राउत ये भी ओडिसी डांस से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया इसका, ओडिसी, ठीक है। अच्छा, टोटल आपके शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं वो मैं लिखूं क्या? लिख ही देता हूँ, ठीक है। चलो और लिख ही लेते हैं यार, क्या ही है। क्लासिकल डांस, तो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले हो गया भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम आपका हो गया तमिलनाडु, ठीक है। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से हो गया। क्या लिख रहा हूँ मैं? तो भारतनाट्यम हो गया। दूसरा हो गया आपका कथक।
कथक कहाँ से रिलेटेड है? कथक हो गया आपका यूपी से, ठीक है, कथक हो गया यूपी से। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिसी हो गया आपका उड़ीसा का ही है, ठीक है, ओडिसी आपका उड़ीसा का ही है। कथकली कहाँ का है ये बताओ? कथकली ये आपका केरल का हो गया, ठीक है, कथकली आपका केरल का हो गया। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का ही है, ठीक है, तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का। चलो मणिपुरी, तो मणिपुरी कहाँ से? मणिपुरी आपका मणिपुरी, ठीक है, तो मणिपुरी आपका मणिपुर से, ठीक है, तो मणिपुरी आपका मणिपुर से हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का? कुचिपुड़ी कहाँ का? कुचिपुड़ी है आपका, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश से, ठीक है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। सत्रिया कहाँ का? सत्रिया हो गया असम से, ठीक है, तो सत्रिया हो गया असम से। तो ये आपके क्लासिकल डांस है, 8 के 8 मैंने लिख दिए यहाँ पर। राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो वो अलग बात है, ठीक है, तो सत्रिया हो गया असम से, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने 8 के 8 डांस, ठीक है। चलो अच्छा, अब जो आपके ऑप्शन में है मणिपुर, कथक और सत्रिया के थोड़ा और कुछ कलाकार के नाम कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। कौन सा हो गया? कौन सा कथक करना है ना? चलो ठीक है, कथक के करते हैं, आ जाओ। कथक के कौन से? बिरजू महाराज हो गए, तो बिरजू महाराज किससे रिलेटेड है? कथक से, ठीक है, बिरजू महाराज हो गया। और सितारा देवी, सितारा देवी बिरजू महाराज, सितारा देवी हो गई, ठीक है, सितारा देवी हो गई। और कौन सा? कुमुदनी लाखिया। यार ये क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हें करंट अफेयर्स वाली क्वेश्चन में कराया है ना, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो कुमुदनी लाखिया का नाम आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। सोना नारायण, शोभना नारायण भी आपको ध्यान रख सकते हो, सोना नारायण, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो कथक का हो गया, आपको दूसरा मणिपुर करते हैं। मणिपुरी के कौन कौन से हैं? मणिपुरी के आपको गुरु बिपिन सिंह, बहुत ही फेमस नाम है गुरु बिपिन सिंह, ठीक है, तो गुरु बिपिन सिंह हो गए। और कौन सा हो गया? राजकुमार हो गए, चारू सीजा माथुर हो गई, है ना, राजकुमार, चारू सीजा माथुर। और सबसे फेमस कौन सा हो गया इसमें? झाबेरी सिस्टर्स होती हैं, तो झाबेरी सिस्टर, किसी के नाम पे अगर झाबेरी आता है तो आपको मणिपुर में डाल देना है, ठीक है, झाबेरी सिस्टर्स भी इसी में आती हैं। और कौन सा हो गया? सत्रिया सत्रिया के सबसे ज़्यादा शंकर देव, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा सत्रिया से जुड़ा हुआ है। शंकर देव असम का ये डांस है, सत्रिया देव, शंकर देव हो गया। जतिन गोस्वामी, तो जतिन गोस्वामी का नाम अभी आपको ध्यान रखना, जतिन गोस्वामी, ठीक है, जतिन गोस्वामी हो गया। और कौन सा? सरोदी सैकिया, ठीक है, सरोदी, तो सरोदी सैकिया का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये कुछ आपको नाम ध्यान रखने हैं, बाकी मैं अगली क्लास में कवर कर लूँगा। एक क्लास में मैं सब कुछ नहीं बता सकता आपको, ठीक है, अगली क्लास में धीरे धीरे आप ज़्यादा हो जाएगा तो आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, तो धीरे धीरे करके आप याद करोगे तो आपके लिए अच्छा, मतलब कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, ऐसा मैं आपको सबके बता दूंगा, याद आप एक भी नहीं रख पाओगे तो क्या मतलब है ना। चलो ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 10, कुष्ठ रोग एक जीवाणु के कारण होता है जिसे कहा जाता है, उस जीवाणु का नाम लिखना है। कुष्ठ रोग होता क्या है यार आपका? कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या होता है बताओ भाई? इसको हम कहते हैं लेप्रोसी, है ना, तो लेप्रोसी जो होता है तो लेप्रोसी कहते हैं, या इसी को हम हैंसन रोग के नाम से जानते हैं, है ना, तो कौन सा नाम है? हैंसन, तो हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है कुष्ठ रोग आपका, ठीक है। किस जीवाणु की कारण होता है? जीवाणु कौन सा है भैया? इसी का नाम तो क्वेश्चन ने पूछा है, तो जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, ठीक है, तो ये आपको लिख लो, इंग्लिश में ही नाम लिखना है, ठीक है, आपको ये कौन सा है, तो ये आपका पहला ऑप्शन नंबर ए है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई या लेप्रोमेटोसिस भी कहते हैं इसको, ठीक है, मैं लिखे देता हूँ आपको, तो माइकोबैक्टीरियम, तो माइकोबैक्टीरियम, मैं दूसरा नाम लिख रहा हूँ, एक नाम तो लिखा ही है, तो लेप्रोमेटोसिस, ठीक है, तो दूसरा नाम का है लेप्रोमेटोसिस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस जीवाणु के कारण होता है आपका हैंसन रोग। इससे क्या डैमेज होता है भैया, क्या नुकसान होता है आपकी बॉडी को? तो डैमेज क्या क्या होते हैं आपको, मतलब एक तो नर्व्स होती हैं, नर्व्स जो आपकी होती हैं वो डैमेज होती हैं, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, मतलब सांस लेने वगैरह में भी दिक्कत हो सकती है इससे थोड़ी बहुत, ठीक है। और क्या हो सकता है इससे भैया आपकी? तो स्किन होता है, स्किन को प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी हो गया और स्किन को प्रॉब्लम होती है, स्किन हो गया, आइज़ हो गई, ठीक है, तो स्किन और आइज़ को भी प्रॉब्लम होती है, तो ये डैमेज हो सकता है इसको। और मोस्टली किन में देखा जाता है? ये 5 से जो 15 साल के बच्चे हैं, या फिर आपका 30+ साल का नौजवान बूढ़ा आदमी, ठीक है, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका राइट आंसर है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो
अच्छा, अब जीवाणु के बारे में बात की है तो जीवाणु की ये ट्रिक है, ये जीवाणु से होने वाले रोगों के लिए ये ट्रिक है। इस ट्रिक से हम और बाकी बीमारियां याद रखते हैं, ठीक है। पी से क्या हो गया, पी से हो गया आपका प्लेग, पी से हो गया आपका प्लेग, ठीक है। पंडित ने जीएसटी का टीका कर डाला, भाई देखो जीएसटी का ही टीका कर डाला पंडित जी ने। तो टी से हो गया प्लेग, टा से क्या हो गया, टा से हो गया टीबी, टीबी या तपेदिक कह लो, तपेदिक, ठीक है, पंडित तपेदिक, ठीक है। ये दो रोग हो गए, पंडित, प्लेग और तपेदिक, ठीक है, ये दोनों याद रखना। ने से हो गया न्यूमोनिया, ठीक है, तो न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया जो रोग है ये भी जीवाणु के कारण होता है। जी से क्या हो गया, जी से हो गया गोनोरिया, तो गोनोरिया भी रोग है जो जीवाणु के कारण होता है, गोनोरिया हो गया। एस से क्या हो गया, एस से हो गया सिफिलिस रोग, तो सिफिलिस भी आपका जीवाणु के कारण होता है, सिफिलिस हो गया। टी से क्या हो गया, टी से हो गया आपका टाइफाइड, तो टी से हो गया टाइफाइड, ठीक है। तो ये आपके रोग हो गए जीवाणु के कारण। का से क्या हो गया, का से हो गया आपका काली खांसी, तो का से हो गई काली खांसी, ठीक है, का से हो गई काली खांसी। टी से क्या हो गया, टिटने, टीका कर डाला, ठीक है, टीका कर डाला। टी से क्या हो गया भाई, टी से लिखो, टी से लिखो यहाँ पर टिटनेस, तो टिटनेस हो गया, टी से टिटनेस हो गया। और का से क्या हो गया, का से हो गया कुष्ठ रोग, ठीक है, तो कुष्ठ रोग जो आपको एब लेप्रोसी आपने अभी अभी पढ़ा ना, इसको हैंसन रोग भी कहते हैं। और डा से क्या हो गया, डा से हो गया डिप्थीरिया। तो ये रोग आपको ध्यान रखना है, ये आपको होते हैं जीवाणु की कमी से, जीवाणुओं के कारण, ठीक है, जीवाणुओं के कारण होते हैं। ये इतने पंडित ने जीएसटी का टीका कर डाला, ये आपकी ट्रिक है और आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आप सबको बहुत ही मज़ा आ गया होगा क्लास करने के बाद। यार देखो, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना 30 लेक्चर्स में आपकी पूरी जीके जीएस की ऐसी तैसी कर दूंगा, मतलब समझ गए, ऐसी तैसी, मतलब अच्छे वे में बता रहा हूँ, तुम लोग अलग ही मतलब समझ जाते हो, ठीक है। तुम लोग पहले लाइक करो और शेयर करना अपने दोस्तों तक, चलो ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आपके एसएससी के लिए ये क्लास तो रामबाण है, जो एसएससी के इर्द गिर्द जो एग्ज़ाम है ना, उनमें भी आपकी क्लास ये बहुत हेल्प करने वाली है, भरोसा करिए। इस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको एसएससी के जीके जीएस में, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।